अस्सलाम वालेकुम। आज आर्टिकल होगा वेज ऑफ डिवाइजिंग हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस उसको किस तरह से बनाया जाता है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस किस तरह से डेवलप होती है। बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस किया गया था। तो बायोलॉजिकल मेथड में पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन था, मुशाहदात था कि मुशाहदात होते हैं, फिर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको एक यानी डेटा फॉर्म में अरेंज किया जाता है। उसके बाद जो ऑब्ज़र्वर होता है वो उन मुशाहदात और अपना जो एक्सपीरियंस होता है या उस इवेंट के मतलब उसके बाद जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है उसको सामने रखते हुए एक स्टेटमेंट दे देता है। उस स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहा जाता है। और मैंने कहा बताया था पिछले लेक्चर में कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइपोथेसिस होगा, यानी ये उसकी टेंटेटिव यानी आर्जी तशरीह होती है, टेम्पररी तशरीह होती है। तो हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अब इसमें जहाँ पर हम टू मेथड डिस्कस करेंगे फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस, उसमें एक है उसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इससे का मुराद ये है कि हम जहाँ पर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, यानी एक जनरल बात से एक ख़ास नतीजा अखज़ किया जाता है। इससे इसको फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है, यानी आम बात से ख़ास नतीजा अखज़ करना, उसको कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल अजम्पशंस। अजम्पशन जो है मफरूज़े को कहा जाता है। और डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ देन इज यूज्ड टू फॉर्म टेस्टेबल हाइपोथेसिस, यानी वो हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया जाता है और वो डिडक्टिव तरीके से बनती है, उसमें इफ़ और देन इसका इस्तेमाल होता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें पहले जो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीमिस फर्स्ट। प्रीमिस यानी स्टेटमेंट को कहा जाता है, बयान को कहा जाता है। प्रीमिस फर्स्ट वो ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो ये आम बात है। और प्रीमिस सेकंड, then sparrows are birds and have wings. On previous third, sparrows have wings. अब पहले एक जनरल बात थी कि जितने भी परिंदे होते हैं उनके पास होते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि स्पैरोज चिड़िया ये बर्ड्स हैं और इनके भी पर होते हैं। इससे हमने नतीजा निकाला देन स्पैरोज हैव विंग्स, कि स्पैरो के पर होते हैं। ये एक ख़ास बात है। अब इसमें दो पार्ट है, एक एस से स्टार्ट होता है और दूसरा देन से स्टार्ट होता है।
जो इफ वाला पार्ट है वो हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो देन वाला पार्ट है वो कंक्लूजन को शो करेगा, नतीजे को शो करेगा, देन का जो जहाँ पर देन आ जाएगा। ये तो एक एग्जांपल आपने की है। अब दूसरी एग्जांपल आप इस तरह से कर लें आप कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट चाहिए। तो आपको पता है कि लाइट की मौजूदगी में प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। तो अब अगर प्लांट्स को लाइट प्रोवाइड ना की जाए तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकेंगे, उनमें कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस नहीं होगी। इसको कहा जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। अब दूसरा मेथड है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग है जो स्पेसिफिक से स्टार्ट होगा और जनरल पर ख़त्म होगा, यानी ये पहला जो हमने किया उसका उल्ट हो जाएगा। ये जनरल से स्पेसिफिक और वो स्पेसिफिक से जनरल होगा, उल्ट हो जाएगा। अब इसमें इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, दैन मखसूस मुशाहदात से ये स्टार्ट होता है एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और जैसे जनरल प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है। अब इसको जब आप उल्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि स्पैरोस, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, तो स्पैरोस हैव विंग्स, स्पैरोस हैव विंग्स, कि स्पैरोस के विंग्स होते हैं। और जो स्पैरोस ये बर्ड्स हैं, स्पैरोस आर बर्ड्स एंड हैव विंग्स। ईगल, हॉक, क्रो, पैरट आर बर्ड्स and have wings और रिजल्ट इसका क्या निकलेगा कि all birds have wings, कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं। अब ये जो मैंने अभी किया है इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो बाज़ का तो लेंथी क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इनको डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसमें फ़र्क बताना होता है, तो ये अक्सर आ जाता है। उसके बाद है अदर वेज टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस, के मफरूज़ा बनाने के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए साइंटिस्ट कुछ दूसरे मेथड भी इस्तेमाल करते हैं इनके अलावा। अब वो कौन से मेथड हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं? उसमें पहले नंबर पर है इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन, जिसको हम उर्दू में अल्हाम कह देते हैं, उसको इंट्यूशन कहा जाता है। इमेजिनेशन, तख़य्युल, इसको भी बेस बनाकर साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बना देते हैं। उसके बाद एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक का मतलब होता है कि देख कर तरजीह देना। थर्ड, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, यानी मजहबी फ़लसफियाना जो ख्यालात होते हैं उनको भी बुनियाद बनाकर मफरूज़ा बनाया जा सकता है। उसके बाद है कंपैरिजन एंड एनालॉजी। कंपैरिजन का मतलब होता है मुआवजा करना, उनमें डिफरेंस, यानी उनको कंपेयर करना, सिमिलैरिटीज़ देखना, डिफरेंसेस देखना। एनालॉजी मुशाहबत को कहा जाता है,
कि जो चीज़ें एक जैसी हों, सिमिलैरिटीज पाई जाती हों, उसको एनालॉजी कहा जाता है। तो कंपैरिजन एंड एनालॉजी, इसको भी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं हाइपोथेसिस डिवाइस करने के लिए। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग सम अदर थिंग, के बाद का एक बायोलॉजिस्ट किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहा होता है, उसी दौरान किसी कोई दूसरी चीज़ सामने आ जाती है, तो उसको भी वो हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो अगला स्टेप है वो था थ्योरी, कि थ्योरी ये कैसे बनेगी, कैसे थ्योरी डेवलप होती है, ये हमने करना है। अब हमारे पास हाइपोथेसिस मौजूद है। हाइपोथेसिस अब ये जो हाइपोथेसिस है, इसकी रिगरस टेस्टिंग होती है। रिगरस टेस्टिंग होती है हाइपोथेसिस की। अब एक साइंटिस्ट जब एक मफरूज़ा बनाता है, हाइपोथेसिस डेवलप करता है, तो वो इसको फाल्स शो करने की कोशिश करता है। यानी इसको आप कह लें कि कांस्टेंट एक्सपोजर टू पॉसिबल फॉल्सिफिकेशन, जब वो बार बार हाइपोथेसिस को फाल्स साबित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हाइपोथेसिस फाल्स साबित नहीं होती, वो ट्रू होती है, तो उससे जो साइंटिस्ट होगा उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। इस तरह से एक मफरूज़ा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी आप इसको हम ये कह लेते हैं कि सिलेक्टेड हाइपोथेसिस, सिलेक्टेड हाइपोथेसिस। अब इस सिलेक्टेड हाइपोथेसिस, इससे फिर आगे मफरूज़ा डेवलप होगा। अब इस पर भी टेस्ट होंगे। अब अगर ये हाइपोथेसिस ये भी सिलेक्ट हो जाती है, तो उसको कहा जाएगा सिलेक्टेड हाइपोथेसिस। उसके बाद ये जो सिलेक्टेड हाइपोथेसिस है, इससे आगे मजीद हाइपोथेसिस डेवलप हो सकती है। और इसकी भी आगे रिगरस टेस्टिंग होगी, और जिसमें ये ट्रू निकलती है तो वो भी सिलेक्टेड हो जाएगी। सिलेक्टेड हाइपोथेसिस। अब इस तरह से सीरीज ऑफ सिलेक्टेड हाइपोथेसिस, तो ये जो हाइपोथेसिस हैं जो सिलेक्ट हो चुकी हैं, series of selected hypotheses supported by
results of experiments becomes a theory. इस तरह से ये थ्योरी डेवलप हो जाती है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि आपने पढ़ा हुआ है सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, और जिसका मतलब है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग बीइंग्स are composed of cells and cell products, अब इसमें पहले मुख्तलिफ हाइपोथेसिस डेवलप हुई। पहले जो प्लांट्स को स्टडी किया गया और कई साइंटिस्ट उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और तमाम ने ये देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ एनिमल्स को स्टडी करना शुरू किया और जैसे ये चीज़ सामने आई कि जो एनिमल्स हैं दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। बैक्टीरिया को स्टडी किया गया तो पता चला दीज आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल। तो इस लिहाज से एक थ्योरी डेवलप हुई जिसको सेल थ्योरी का नाम दिया गया और इस तरह से एक थ्योरी डेवलप हो जाएगी। अब जब एक थ्योरी डेवलप हो जाती है इसके आगे फिर एक उसको कहते हैं गुड थ्योरी, गुड थ्योरी, और दूसरी जो उसको कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी। तो एक गुड थ्योरी डेवलप हो जाएगी और एक प्रोडक्टिव थ्योरी डेवलप हो जाएगी। अब जो गुड थ्योरी होगी वो प्रिडिक्टिव होगी और इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होगी। एक्सप्लेनेटरी पावर इसमें मौजूद होगी और प्रिडिक्ट जिसको हम मशीन को ही कहते हैं ये प्रिडिक्टिव होती है और इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। जबकि प्रोडक्टिव थ्योरी तो दैट गुड थ्योरी that may suggest new hypothesis, new hypothesis, यानी वो गुड, यानी एक गुड थ्योरी जो होती है उसकी एक ख़ास खूबी होती है कि उससे आगे फिर आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उस हाइपोथेसिस को फिर दोबारा उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी गुड थ्योरी जो या जिससे फर्दर हाइपोथेसिस डेवलप हो सके उसको कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। इस तरह से एक गुड थ्योरी होगी और एक प्रोडक्टिव थ्योरी होगी। तो दोबारा फिर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि थ्योरी किस तरह से बनती है कि एक मफरूज़ा बन जाता है, उस मफरूज़े पर साइंटिस्ट बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस ख्याल से करते हैं कि वो गलत है, वो फाल्स है, लेकिन अगर वो ट्रू निकलती है तो दैट इज सिलेक्टेड और जो सिलेक्टेड हाइपोथेसिस है उससे फिर आगे हाइपोथेसिस डेवलप होगी। बिल्कुल उसी तरह से उसकी भी रिगरस टेस्टिंग होगी, सख्त टेस्टिंग होगी और अगर वो भी ट्रू निकलती है तो दैट विल आल्सो बी सिलेक्टेड। इस तरह से एक सिलेक्टेड हाइपोथेसिस जो हैं उनका एक सिलसिला बन जाता है, सीरीज़ बन जाती है, उसको
थ्योरी का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने सेल थ्योरी की मदद से आपको बताया कि एनिमल्स को स्टडी किया गया, प्लांट्स को स्टडी किया गया, उसके बाद ये थ्योरी डेवलप हुई जिसको सेल थ्योरी कहा जाता है। तो थ्योरी का आमतौर पर मतलब होता है इंटररिलेटेड फैक्ट्स, यानी एक जगह जो इंटररिलेटेड फैक्ट्स होते हैं उनको इकट्ठे करते हैं तो थ्योरी डेवलप हो जाती है। अब अगला स्टेप क्या है, वो लॉ है। लॉ के लॉ कैसे बनते हैं। अब जब एक साइंटिस्ट अपनी थ्योरी को पेश करता है तो उस थ्योरी को सारी दुनिया के साइंटिस्ट एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं और उसको वो समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। उसको स्केप्टिकल अप्रोच कहा जाता है। स्केप्टिकल अप्रोच, ना मानना, किसी बात को ना मानना, उसको स्केप्टिकल अप्रोच कहा जाता है। तो थ्योरी पर यह अप्रोच अमल करेगी, साइंटिस्ट इसको कहेंगे ये सही नहीं है, इसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। अगर थ्योरी इस स्केप्टिकल अप्रोच को बर्दाश्त कर देती है, सर्वाइव कर जाती है कोई थ्योरी, तो दैट बिकम्स साइंटिफिक लॉ। तो वो क्या बन जाएगा, अगर ये थ्योरी सर्वाइव, थ्योरी सर्वाइव स्केप्टिकल अप्रोच, स्केप्टिकल अप्रोच, तो अगर वो स्केप्टिकल अप्रोच उसको बर्दाश्त कर लेती है तो वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ। तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगी, साइंटिफिक लॉ उसको कहा जाएगा। और इस तरह से साइंटिफिक लॉ ये वजूद में आ जाता है। अब बायोलॉजी में लॉज की कमी है। और लॉ, एक्चुअली लॉ क्या होते हैं, लॉ एक कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर होगा। उसको लॉ कहा जाता है। कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर वो लॉ होता है। लेकिन बायोलॉजी में लॉज की कमी है। लॉज है बायोलॉजी में, एक तो आपने पढ़ा होगा कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरे हार्डी-वाइनबर्ग, हार्डी-वाइनबर्ग ये लॉ है। तो चंद एक लॉज हैं जो बायोलॉजी में मौजूद हैं। बायोलॉजी शॉर्ट इन लॉज, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है एलूसिव नेचर ऑफ लाइफ। एलूसिव फ्रेब देना, धोखा देना जिसको हम क्या देते हैं। तो ये एलूसिव नेचर ऑफ लाइफ की वजह से ऐसा होता है कि एलूसिव नेचर है लाइफ की। एलूसिव नेचर से मुराद ये है कि लाइफ जो है उसमें चेंजेस आती रहती हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, उसमें वेरिएशंस आती रहेंगी, चेंजेस आती रहेंगी। इसलिए उसको कहा जाता है कि जो लाइफ है उसकी एलूसिव नेचर है, कि जबकि लॉ तो एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर होते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस आती रहती हैं। इसलिए बायोलॉजी में लॉज की कमी है, शॉर्टेज ऑफ लॉ है बायोलॉजी में। तो इस पर ही आज का जो लेक्चर है ये एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।